आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। आपने डायरेक्टर के बहुत सारे टाइप सुने होंगे, लेकिन इस वीडियो में अपन टोटल 15 टाइप्स के डायरेक्टर पढ़ने वाले हैं और ये आपका चैप्टर 1 के अंदर ही है। बस मैंने ये इकट्ठे कंपाइल कर लिया जिससे आपको अब कौन सा डायरेक्टर कौन से टाइप का होता है, उनके क्या फंक्शंस रहते हैं, वो कैसे अपॉइंट वगैरह होता है, ये सब अपन देख लेंगे इसी वीडियो में। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो बेसिक डेफिनेशन है, अब आप भाई कंपनी पढ़ रहे हो और डायरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं कितने टाइप के डायरेक्टर हैं और वो डायरेक्टर को की डेफिनेशन क्या है, तो फिर आप कैसे समझ पाओगे आगे की चीज़ें। इसलिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं टाइप ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अपन 15 हेड्स के अंदर इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है। अब होल टाइम डायरेक्टर देखें तो होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स ए डायरेक्टर इन विच इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब कि वो उससे पहले तो डायरेक्टर होना जरूरी है होल टाइम डायरेक्टर को, और उसे होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में ही होना जरूरी है। ठीक है ना। अगर एक डायरेक्टर होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है तो वो होल टाइम डायरेक्टर बन जाएगा। अब इसके बाद अपन जो प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ रहे थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। अब इनमें अंतर क्या होता है। अब सबसे पहली बात तो ये कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, उसकी एक डेफिनेशन दी गई हुई है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की डेफिनेशन नहीं है, तो अपन नॉन एग्जीक्यूटिव की डायरेक्टर की डेफिनेशन बना सकते हैं क्या। बिल्कुल बना सकते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव की डायरेक्टर की डेफिनेशन वो होगी, एग्जीक्यूटिव को डायरेक्टर को छोड़ के जितने भी डायरेक्टर हैं वो सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की डेफिनेशन क्या है। वो बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो एक होल टाइम डायरेक्टर होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 94। और अपन ने वो देख लिया। मतलब एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो डायरेक्टर कहलाएगा, पहले तो उसे डायरेक्टर होना पड़ेगा और उसे होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होना पड़ेगा। अगर वो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है और डायरेक्टर भी है तो वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होगा और होल टाइम डायरेक्टर भी होगा। आई बात समझ में। और इनको छोड़ के जितने डायरेक्टर होंगे वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। आई बात समझ में। अब फिर मैनेजिंग डायरेक्टर की बात आ गई। अब मैनेजिंग डायरेक्टर क्या कौन होता है, अब वो देखते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स ए डायरेक्टर हु बाय वर्च्यू ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ ए कंपनी और एनी एग्रीमेंट with the company or by resolution passed in general meeting or by its board of directors is entrusted with substantial power of management of the affairs of the company and includes the director occupying the position of managing director by whatever name called। अब भैया सबसे पहले अपन को क्या करना है, अपन को डेफिनेशन तोड़ना सीखनी है कि इसको अपन कैसे पढ़ेंगे। अब मैनेजिंग डायरेक्टर अपन समझ रहे हैं भाई कि या तो भाई वो आर्टिकल से कंपनी के, या फिर किसी एग्रीमेंट से कंपनी के, या फिर कोई रेजोल्यूशन पास किया है जनरल मीटिंग में या बोर्ड मीटिंग में, उसे अपन ने क्या दिए, सब्सटेंशियल पावर्स दी हैं। किसके लिए, मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ कंपनी। और कोई डायरेक्टर जो मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड करता है वो भी उसको, और वो उसको अपन जरूर नहीं मैनेजिंग डायरेक्टर बोलो, किसी और नाम से भी बुला सकते हैं, तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। अब मैनेजिंग डायरेक्टर का अपन को क्या बोलेंगे इसके लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर वो होगा जिसके पास सब्सटेंशियल पावर्स होंगी मैनेजमेंट ऑफ द, किसकी, मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब उसको पावर ये मिली कैसे होंगी, यार तो आर्टिकल से मिली होंगी या कोई एग्रीमेंट से मिली होंगी कंपनी के साथ, या फिर रेजोल्यूशन पास किया होगा जनरल मीटिंग में या फिर बोर्ड मीटिंग में। आई बात समझ में। इसके लिए क्या लिखा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट वाली पावर होती है, जैसे कि सील लगाना, चेक इशू करना, अकाउंट से पैसे विड्रॉ करना, एंडोर्स करना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर का रजिस्ट्रेशन करना, इनको अपन सब्सटेंशियल पावर के साथ इंक्लूड नहीं करेंगे। ये डीम्ड इंक्लूडेड नहीं होती हैं सब्सटेंशियल पावर्स में, इनको अपन को स्पेसिफिकली देना पड़ता है। आई बात समझ में। तो अब अगर मैनेज, तो अब अगर आप एक बात बताइए, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। अब अगर मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो सकता है क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, तो हो सकता है वो रहे अपने साथ हमेशा कंपनी में होल टाइम एम्प्लॉयमेंट की तरह। तो भैया वो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, ठीक है। अब वो डायरेक्टर भी है, तो मतलब भैया तो होल टाइम डायरेक्टर भी हो गया। हाँ, मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर भी हो सकता है। और अगर मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर भी है तो वो फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो गया। हाँ,
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब क्या हो सकता है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो सकता है। आई बात समझ में? ये डेफिनेशन सारी अलग अलग नहीं चल रही हैं, कुछ डेफिनेशन साथ में चल रही हैं, कुछ डेफिनेशन अलग अलग चल रही हैं। आई बात समझ में? ये डिफरेंट हेड्स हैं जिसमें अपन डिफाइड कर रहे हैं। ब्रॉडली अपन दो हेड मान के चल सकते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में अभी अभी कौन कौन आ गया? होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है ना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो, ठीक है, क्योंकि इसके पास सब्सटेंशियल पावर्स है। अब जरूरी नहीं आप ऐसे पर्सन को पावर दे सकते हो जो आपके साथ होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं है तो हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद इंटरेस्टेड डायरेक्टर क्या होता है, अपन ने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था। इंटरेस्टेड डायरेक्टर सिंपल होता है, हु इज इंटरेस्टेड इन ए ट्रांजेक्शन। अगर कोई ट्रांजेक्शन चल रहा है और एक उसमें से एक डायरेक्टर का पेक्यूनियरी इंटरेस्ट या किसी टाइप का इंटरेस्ट है, तो अपन उसको उस ट्रांजेक्शन के लिए इंटरेस्टेड डायरेक्टर बोलते हैं। अब इसके बाद अपना फर्स्ट डायरेक्टर क्या होता है। अब फर्स्ट डायरेक्टर में अगर कोई प्रोविजन नहीं है फर्स्ट डायरेक्टर के लिए, तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई प्रोविजन नहीं है फर्स्ट डायरेक्टर के लिए कि ये अपना फर्स्ट डायरेक्टर होगा, तो जो सब्सक्राइबर्स होंगे मेमोरेंडम के वो ही अपने फर्स्ट डायरेक्टर बन जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखें, जो इंडिविजुअल्स होंगे वो ही फर्स्ट डायरेक्टर बनेंगे। अगर फर्स्ट लेक्चर देखा है नहीं देखा वो मुझे मालूम नहीं, हमने उसमें पढ़ा था कि अगर अकेले इंडिविजुअल्स ही डायरेक्टर बन सकते हैं, जो कंपनी होती है, बॉडी कॉर्पोरेट होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो मान लीजिए एक कंपनी सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम की, तब भी वो डीम्ड डायरेक्टर नहीं बनेगी, ठीक है ना। और ये रूल पब्लिक प्राइवेट दोनों के लिए है। अब रेसिडेंट डायरेक्टर क्या होता है? रेसिडेंट डायरेक्टर, अब इसके लिए क्या है, कंपनी को कंपनी शाल हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर जो इंडिया में 182 डेज स्टे करे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उसको 182 डेज रहना पड़ेगा इंडिया में। पहले ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर की जगह था प्रीवियस कैलेंडर ईयर। तो मतलब कि अगर अगले साल के लिए, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए अपन जिस इंसान को रेसिडेंट डायरेक्टर मानेंगे उसको पिछले साल 182 डेज रहना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, जिस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं उसी साल में अपने रेसिडेंट डायरेक्टर को 182 डेज रहना पड़ेगा, स्टे करना पड़ेगा इंडिया में। आई बात समझ में? और अगर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो ये अपन प्रोपोर्शनलेटली फुलफिल करेंगे कंडीशन। जैसे कि अगर 6 महीने हुए, मतलब कि एक साल में 182 डेज करने थे, तो 6 महीने में अपन कितने करेंगे? 91 डेज। सिंपल एज दैट। अब ये है आईएफएससी कंपनी के लिए। अब क्या है, आईएफएससी पब्लिक कंपनी हो गई, गवर्नमेंट कंपनी हो गई, सेक्शन 8 कंपनी हो गई, इसके बहुत सारे एग्जाम्पशंस दिए हुए हैं। जैसे कि अपन देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन 149 है। अब आप जब इसके नीचे जाएंगे तो एग्जाम्पशन, मॉडिफिकेशन और अडेप्शंस, तो ये करीब करीब सेक्शन 8 कंपनी किस पे लगता है किस पे नहीं लगता, मतलब कि उसके जो प्रोविजन के एग्जाम्पशन वगैरह हैं वो इतने सारे दिए हुए हैं। तो अपन अगर उनको अभी यहाँ पे पढ़ेंगे, अपने यहाँ पे पर्पस ये है कि अपन टाइप्स ऑफ डायरेक्टर समझ लें, ठीक है ना। उसके लिए अलग ही वीडियो रहेगी। अपन ने क्या पढ़ लिया? होल टाइम डायरेक्टर पढ़ लिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पढ़ लिया, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पढ़ लिया, मैनेजिंग डायरेक्टर पढ़ लिया, इंटरेस्टेड डायरेक्टर पढ़ लिया, फर्स्ट डायरेक्टर पढ़ लिया, रेसिडेंट डायरेक्टर पढ़ लिया। अब वुमेन डायरेक्टर पढ़ते हैं। अब वुमेन डायरेक्टर में क्या होता है? एक वुमेन डायरेक्टर सिंपली अपन ने हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि क्या होता है, स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज को एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर होना ही चाहिए। कौन कौन है स्पेसिफाइड कंपनीज? वो ऑल सारे लिस्टेड कंपनीज में होना चाहिए, और पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर टर्नओवर उनका 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है। अब आई बात समझ में? ठीक है, इतना सा था वुमेन डायरेक्टर का। अब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्या होता है? अब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर पहले देख लेते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। हर लिस्टेड कंपनी के पास में है 100, मतलब कि में एक कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होना। लेकिन लिस्टेड कंपनी के पास एक डायरेक्टर हो सकता है, वो जो जिसे स्मॉल शेयर होल्डर्स अपॉइंट करें। अब ये डायरेक्टर अपॉइंट कैसे हो सकता है? पहली बात तो क्या होगा, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, पहले अपन को स्मॉल शेयर होल्डर की ही डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। स्मॉल शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होता है जिसके पास नॉमिनल वैल्यू में कितने शेयर्स होते हैं?
₹20,000 के शेयर्स होते हैं, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू इनकी नॉमिनल वैल्यू कितनी हो, 20,000 से ज़्यादा ना हो। अब नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू। यहाँ पे अपन पेड अप वैल्यू नहीं देख रहे हैं, अपन फेस वैल्यू देखना है, फेस वैल्यू यानी नॉमिनल वैल्यू। अब एग्जाम्पल की तरफ पे देखते हैं अपन कि मिस्टर ए होल्ड्स 5,000 इक्विटी शेयर्स, उनके पास जिसकी हर हर की वैल्यू 10 रुपये ईच है, और पेड अप इनमें से सिर्फ 4 रुपये है। तो अब अगर करेंगे इसकी वैल्यू निकालेंगे, 5,000 इंटू 10 करेंगे तो अपन कितना जाएगा, 50,000। तो वो एक्सीड कर गया वैल्यू कितने से, 20,000 से। तो मिस्टर ए स्मॉल शेयर होल्डर नहीं है। लेकिन अब कोई क्या अपने पास वो दे सकता है, आर्ग्यूमेंट दे सकता है कि पेड अपन का अकेले पेड अप देख लो, तो 4 इंटू 5,000 करेंगे तो अपना 20,000 आ जाएगा। लेकिन अपन को पेड अप नहीं देखना है, अपन को नॉमिनल वैल्यू देखना है, ये याद रखिए। अब कौन सी इक्विटी शेयर देखेंगे, तो इक्विटी शेयर विद प्रेफरेंस शेयर बोथ देखेंगे अपन, ठीक है ना। ना पेड अप वैल्यू देखना है, ना मार्केट वैल्यू देखनी है, सिर्फ नॉमिनल वैल्यू देखनी है। अब टर्म एंड कंडीशन क्या होती है उसकी। अब एक लिस्टेड कंपनी को अगर कोई नोटिस दे, नॉट लेस देन किसको नोटिस देना पड़ेगा, या तो 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर को, या फिर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स। सच शेयर होल्डर्स मतलब कि 1/10 ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स, इनमें से जो भी लेस होगा उनको क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा काय के लिए, कि हमें स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना है। और उनको अपॉइंट कौन करेगा, स्मॉल शेयर होल्डर ही अपॉइंट करते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मे बी आइदर इलेक्टेड वॉलंटरीली बाय एनी लिस्टेड कंपनी। अब लिस्टेड कंपनी चाहे तो वो खुद से भी क्या कर सकती है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है, और उसके लिए फिर शेयर होल्डर्स की नोटिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब शेयर होल्डर नोटिस देंगे तब क्या करना पड़ेगा, उन्हें एक नोटिस देना पड़ेगा ऑफ देयर इंटेंशन विद कंपनी एटलीस्ट 14 days बिफोर द मीटिंग अंडर देयर सिग्नेचर स्पेसिफाइंग देयर डिटेल्स एंड प्रपोज डायरेक्टर्स डिटेल्स। मतलब क्या करना पड़ेगा, उन्हें जिस मीटिंग में अपन बात करना चाह रहे हैं कि उस मीटिंग में अपन अपॉइंट कर लो डायरेक्टर को, स्मॉल शेयर होल्डर वाले, उसके 14 दिन पहले, एटलीस्ट 14 दिन पहले एक नोटिस देना पड़ेगा। उसे बताना पड़ेगा कि खुद की डिटेल्स बतानी पड़ेगी, और किस इंसान को वो डायरेक्टर बनाना चाहते हैं उसकी डिटेल्स बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। और डिटेल में अपना उन्हें खुद बताना पड़ेगा कि वो स्मॉल शेयर होल्डर कैसे हैं, है ना, इसमें उनके शेयर्स कितने हेल्ड हैं, ये सब बताना पड़ेगा। अब स्टेटमेंट बाय द प्रपोज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, उसमें क्या होना चाहिए, जो अपना नोटिस है वो साइन होना चाहिए प्रपोज डायरेक्टर से, और उसमें क्या दे अपनी चीज़ें, अपना डिन दे, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर दे, वो ये बताए कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है डायरेक्टर बनने के लिए, और वो कंसेंट दे कि वो डायरेक्टर बनना चाहता है। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी मान सकते हैं, जब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए भी क्वालिफाइड हो, और वो डिक्लेरेशन दे दे अपना इंडिपेंडेंस का। अब जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का टेन्योर होता है वो होता है shall not exceed a period of 3 consecutive years and he shall not be liable to retire by rotation. Further, he shall not be eligible for reappointment after the expiry of his tenure. मतलब कि 3 consecutive ईयर के बाद से ज़्यादा उसका टेन्योर नहीं हो सकता, है ना। लाइबल बाय रोटेशन के लिए नहीं है, लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन वो अपन आगे देखेंगे, है ना, कि लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन क्या होता है, और रीअपॉइंटमेंट के लिए नहीं है। अब एक बात बताइए, अब कंजिक्यूटिव लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर वो आज इस साल एक फाइनेंशियल में वो बन गया डायरेक्टर, ठीक है, फिर उसने उसके बाद नहीं बना, अगले साल नहीं बना, फिर उसके बाद क्या वो 2 साल कर सकता है या फिर 3 साल कर सकता है। मतलब कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में अपना डायरेक्टर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन गया, ठीक है ना, तो भैया वो 1 साल के लिए बना रह गया, फिर उसके बाद उसने ऑफिस छोड़ दिया, फिर उसके बाद क्या वो डायरेक्टर बन सकता है, क्योंकि क्या उसके पास टर्म उसका बचा है, तो इसका आंसर होगा नहीं। वो सिर्फ एक बार के लिए बन सकता है, वो भी 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए, इससे ज़्यादा वो नहीं बन सकता। डिस्क्वालिफिकेशन के वही ग्राउंड है जो सबके लिए है। वेकेशन कब कब हो सकती है डायरेक्टर की, जब वो क्या कहते हैं, ही सीजेस टू बी स्मॉल शेयर होल्डर, जब उसके पास ज़्यादा शेयर वैल्यू के आ गए हों, ठीक है ना, या फिर डिस्क्वालिफिकेशन उसने एक्वायर कर ली कोई सी, या फिर उसका ऑफिस वेकेट हो जाए, या फिर वो इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर पा रहा हो। अब नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टरशिप, अब क्या होता है, डायरेक्टरशिप पे भी लिमिट होती है,
तो इसमें क्या है, लिमिटेड डायरेक्टरशिप की स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर 2 से ज़्यादा कंपनी में वो नहीं हो सकता डायरेक्टर, नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ, लेकिन किस बात कौन से टाइप का डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं हो सकता ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इन मोर देन 2 कंपनीज। और अगर सेकंड कंपनी कॉम्पिटिटिव बिजनेस में है ना, तो उसमें वो पर्सन सेकंड कंपनी में अपॉइंटेड नहीं हो सकता ऐसे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अब क्या हो गया, जब डायरेक्टर बन गया, हो गया अपॉइंट हो गया, उसके बाद उसका टर्म भी खत्म हो गया, तो उसके बाद ही शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नॉट बी अपॉइंटेड और एसोसिएटेड in any other capacity with the company either directly or indirectly for a period of 3 years from the date of cessation as a small shareholder director। वो अगले आने वाले 3 साल तक अपन उसको एसोसिएट नहीं कर सकते डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हो एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से, है ना। और उस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ स्मॉल शेयर होल्डर ही वोटिंग करे, सारे इक्विटी शेयर होल्डर के पास राइट होगा उस रेजोल्यूशन पे वोट करने का, ठीक है ना। क्योंकि इवेंचुअली वो डिसीजन तो ऐसे ले रहा होगा जो सभी टाइप के सारे टाइप के इक्विटी शेयर होल्डर्स को अफेक्ट करते हो, इसलिए यहाँ पे सभी को राइट दिया हुआ है वोट करने के लिए, ठीक है ना। अब इसको टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में भी गिना जाएगा, या अपन जब डायरेक्टर लाइबल फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। अभी अपना इसमें क्या है कि कितने टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, पहले तो ये देख लेते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना किस किस को। लिस्टेड कंपनी है, सारी लिस्टेड कंपनी को 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर रखने हैं, ठीक है ना। और अदर पब्लिक कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर्स और डिपॉजिट 50 करोड़ से ज़्यादा है, 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स रखने ही पड़ेंगे। अब ये पब्लिक कंपनी पे लगा, लेकिन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो 3 टाइप के अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है इन पे ये रूल नहीं लगेगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा है, अगर एक जेवी है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, वो ये फुलफिल करती है कंडीशन, तब भी उस पर नहीं लगेगा, होली और सब्सिडरी पे भी नहीं लगेगा, और एक गवर्नमेंट कंपनी पे भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। इन केस ए कंपनी कवर्ड अंडर दिस रूल इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इसमें वो क्या बोल रहा है कि मान लीजिए आपने अब इंटर में पढ़ा होगा ऑडिट कमेटी वगैरह होती है, उसमें अपन को क्या डायरेक्टर्स रखने पड़ते हैं, उसमें भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। तो अब ये कह रहे हैं अगर किसी वजह से आपको ज़्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ रहे हैं अब लिमिट से ज़्यादा, तो आपको वो वाली लिमिट फुलफिल करनी है, ठीक है ना। और अगर कोई इंटरमीडिएट वैकेंसी आ जाए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, तो कितने टाइम में फुलफिल हो जानी चाहिए, विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी और नॉट लेटर देन द इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। मतलब कि जो नेक्स्ट वाली बोर्ड मीटिंग आने वाली है या फिर 3 महीने, इन दोनों में से जो बाद में होगा उस तारीख तक अपनी इंटरमीडिएट वैकेंसी फुलफिल हो जानी चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। और अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा हो तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी यही है इंटरमीडिएट वैकेंसी का, और वुमेन डायरेक्टर का भी यही है कि 3 महीने या फिर नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, इनमें से जो भी होगा उसमें वुमेन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वैकेंसी फुल हो जानी चाहिए, ठीक है ना। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में देख लेते हैं। ये हो गया 1/3 हो गया अपने लिस्टेड पब्लिक कंपनीज में, ये जो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं उनमें एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। अब एलओडीआर अलग बोलता है, एलओडीआर क्या बोलता है, अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एनईडी का मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो एटलीस्ट 1/3। अगर लेकिन वो नॉट रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मतलब कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो, तो हाफ ऑफ द बोर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो है लेकिन वो प्रोमोटर है या फिर रिलेटेड है प्रोमोटर का, या फिर किसी ऐसे पर्सन का जो मैनेजमेंट की पोजीशन होल्ड करता है एट द लेवल ऑफ बोर्ड और 1 लेवल बिलो द बोर्ड, तो या तो मतलब क्या होगा, चेयरपर्सन तो अपना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है लेकिन वो प्रोमोटर है या रिलेटेड है किसी प्रोमोटर का, है ना, या किसी पर्सन का जो या तो जो मैनेजमेंट में या तो वो बोर्ड में या बोर्ड से 1 लेवल बिलो में, तब भी अपन को हाफ ऑफ द बोर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। अब ऐसा क्यों है समझ लेते हैं। क्या होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव वाली चीज़ है तो वो डे टू डे डिस्कशंस में पार्टिसिपेट नहीं करते नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, है ना, वो सिर्फ बोर्ड मीटिंग्स में आते हैं, बोर्ड डिस्कशंस में आते हैं। तो क्या आता है, उनकी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टाइप की हो जाती है, अथॉरिटी टाइप की हो जाती है। हम ये मानते हैं कि
अब वो ज़्यादा गड़बड़ नहीं करेंगे क्योंकि वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है तो अपन 1/3 यानी कि 33% पे ही छोड़ देते हैं कि 33% इंडिपेंडेंस होगी ना तो भी चलेगा। लेकिन जैसे ही चेयरपर्सन क्या हो जाता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो जाता है, तो अपन लोग 50% तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट ही मांगते हैं। ऐसा ही इसी में अब क्या हो रहा है, इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव तो है लेकिन उसकी इंडिपेंडेंस इंटेग्रिटी हैम्पर होने की चांसेस है, इसलिए अपन हाफ ऑफ द बोर्ड इंडिपेंडेंट मांग रहे हैं। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता क्या अपन वो देख लेते हैं। ठीक है, पर एक और बात, अगर कोई कंपनी 3 साल तक ये जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे पब्लिक कंपनी में ये 3 चीजें चाहिए है ना, और ये रिक्वायरमेंट वो 3 साल तक फिल नहीं कर पा रहा है, 3 साल तक उसको ब्रीच नहीं कर रहा है लिमिट को, तो उसके बाद वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना छोड़ सकते हैं। कब तक छोड़ सकते हैं, जिस जिस साल उन पे लगने लगेगी ये लिमिट, अपन उन्हें उस साल फिर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, यही लिखा है बस। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अदर देन ए मैनेजिंग डायरेक्टर और अ होल टाइम डायरेक्टर और अ नॉमिनी डायरेक्टर। अब मतलब कि जो एमडी है, होल टाइम डायरेक्टर है और नॉमिनी डायरेक्टर है, इसका मतलब ये तीन तो कभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब इन तीन को छोड़ के कोई भी डायरेक्टर है जिसका कोई मटेरियल इंटरेस्ट नहीं है और पेक्यूलियर रिलेशनशिप नहीं है विद कंपनी या डायरेक्टर, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। अब बेसिकली अब होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये तो क्या थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे कि नहीं थे। तो मतलब क्या कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। अब उसकी डेफिनेशन दी है, उसमें क्या क्या करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए वो दिया है, लेकिन वो अपन लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बहुत सारे प्रोविजन है, अपन वो उसी में देखेंगे। ठीक है, तो अपन अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यही है, पूरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डिस्कस कर रखा है। इसके बाद आता है एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है। अब एक बात आपको बता दूं, लेक्चर 1 में अपन ने पढ़ा था कि कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो वो जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट होता है। ठीक है, कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो जनरल मीटिंग में ही अपन रेजोल्यूशन पास करके उसे अपॉइंट करते हैं। लेकिन अपन ने उसके एग्जाम्पशन पढ़े थे, एडिशनल डायरेक्टर और अल्टरनेट डायरेक्टर, ये लोग इसे बोर्ड में भी अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है ना, है ना। अब क्या हुआ, एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है, प्रोवाइड दैट आर्टिकल ऑफ द कंपनी मे कन्फर, मतलब कि स्पेसिफिकली ये पावर देनी पड़ेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि द पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन अदर देन ए पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन ए जनरल मीटिंग as an additional director at any time who shall hold office up to the date of next AGM or the last date on which the AGM meeting should have been held whichever is earlier। अब क्या हुआ, डायरेक्टर अपॉइंट करना है अपन को साल के बीच में, ठीक है ना। तो अपन ने क्या करा, या बिना जनरल मीटिंग के करना है, तो अपन क्या करेंगे, अपन लेंगे एक पर्सन को, उससे अपन अपॉइंट करेंगे एज एन अल्टरनेटिव डायरेक्टर। ठीक है ना। अब अल्टरनेटिव डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या चाहिए पड़ेगा, आर्टिकल में स्पेसिफिक पावर चाहिए पड़ेगी, मे कन्फर ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिखा है। अगर अगर मे कन्फर नहीं लिखा तो अपन ये मान सकते थे कि ये डीम्ड पावर टाइप भी है ना। आर्टिकल्स को स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा, बोर्ड को पावर देना पड़ेगी कि वो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। अब एडिशनल डायरेक्टर किसको अपॉइंट कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन उसको नहीं कर सकते जो अपॉइंट होने में फेल हो गया हो जनरल मीटिंग में। मतलब कि भाई अब वोटिंग हुई होगी, भाई इसको डायरेक्टर अब रखना है कि नहीं रखना जनरल मीटिंग में, है ना। उन्होंने एक को बना दिया, एक को नहीं बनाया, एक जन फेल हो गया। अब लेकिन बाकी डायरेक्टर्स को तो उसे रखना था, तो उन्होंने क्या करा, उसे एडिशनल डायरेक्टर की तरह अपॉइंट कर दिया। तो फिर ये तो पर्पज ही डिफीट हो गया ना जनरल मीटिंग में पास करवाने का, है ना। इसलिए जो पर्सन फेल हो जाता है गेटिंग अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन द जनरल मीटिंग, उसे अपन एडिशनल डायरेक्टर नहीं रखते। और वो एडिशनल डायरेक्टर कब तक होल्ड करेगा ऑफिस अपना, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक, या फिर लास्ट डे तक, या फिर उस दिन तक जिस दिन लास्ट डे थी एनुअल जनरल मीटिंग करने की। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए, तो जनरल मीटिंग हो जाए, ये तो लास्ट डेट निकल जाए एनुअल जनरल मीटिंग कराने की। अब ऐसा क्यों, तो फिर उस एडिशनल डायरेक्टर क्या क्या होगा, तो अपन को भैया जरूरत थी डायरेक्टर अपॉइंट करने की, तो अपन ने अभी बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट कर लिया और उसे जनरल मीटिंग में अपन क्या कहते हैं कि
जैसे नॉर्मल डायरेक्टर अपन उसे फिर से अपॉइंट कर लेंगे, जनरल मीटिंग में अपन रेजोल्यूशन पास कर लेंगे, तो लो भैया हो जाएगा फिर वो सही, फिर वो अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, लेकिन एडिशनल डायरेक्टर की नॉर्मल टेन्योर कब तक है? एजीएम तक, एजीएम वाले दिन तक, नेक्स्ट एजीएम तक, या फिर लास्ट डेट जिस दिन तक एजीएम हो जानी चाहिए थी। ठीक है, और भैया अगर आप एजीएम करते ही नहीं हो तो क्या होगा? जिस दिन लास्ट दिन था एजीएम करने का, मतलब लास्ट डेट थी एजीएम हेल्ड करने की, उस दिन एडिशनल डायरेक्टर अपना ऑफिस वैकेट कर दे। ठीक है ना, और ये सभी कंपनीज के लिए है। अब अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है? इट्स ऑथराइज बाय आर्टिकल, इसमें भी आर्टिकल से ऑथराइजेशन चाहिए, और रेजोल्यूशन पास बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग to appoint a person not being a person holding any alternate directorship for any other director in the company or holding directorship in the same company to act as an alternate director for a director during his absence for a period of not less than 3 months from India। अब इसका मतलब क्या हुआ? बोल तो बहुत कुछ दिया। अब क्या बोला? अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। अब अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है? किसी कोई अपने डायरेक्टर पहले से ही अपॉइंट कर रखा है और वो 3 महीने से ज्यादा के लिए इंडिया से बाहर गया हुआ है, तो बोर्ड जो है वो अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है उसकी जगह। अब वो कब कब अपॉइंट कर सकती है? या तो उसे आर्टिकल से ऑथराइजेशन हो, या फिर रेजोल्यूशन पास करके ये पावर दी गई हो। ठीक है ना, मतलब कि रेजोल्यूशन पास करा गया हो। ठीक है ना, है ना। और अब वो पर्सन कौन नहीं हो सकता? अल्टरनेट डायरेक्टर कौन पर्सन नहीं बन सकता? एक तो वो पर्सन जो किसी और डायरेक्टर के लिए अल्टरनेटिव डायरेक्टरशिप अपॉइंट कर रहा हो, मतलब अपॉइंटेड हो, मतलब कि 2 डायरेक्टर चले गए अपने इंडिया से बाहर, एक के लिए आपने अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया, अब दूसरे के लिए आप उसी पर्सन को अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बना सकते क्योंकि वो पहले से ही किसी और के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर बन रखा है। या फिर कोई और डायरेक्टर, मतलब कि अपने पास कोई और भी डायरेक्टर था, अब जो इंसान पहले से ही डायरेक्टर है आप उसको अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बना सकते किसी और के लिए। इतनी सी बात आई समझ में? अब एप्लीकेबिलिटी क्या है? ये पब्लिक प्राइवेट दोनों पे लगता है। ठीक है, कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट, ऑथराइजेशन होना चाहिए किससे? आर्टिकल से, रेजोल्यूशन पास बाय मीटिंग से, रेजोल्यूशन पास बाय जनरल मीटिंग, इन जनरल मीटिंग, है ना। अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होगा? तभी अपॉइंट हो सकता है अगर जिसकी जगह पे वो अपॉइंट हो वो 3 महीने से ज्यादा के लिए गया हो। ठीक है ना, द पर्सन अपॉइंटेड एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर शाल बी द पर्सन अदर देन द पर्सन होल्डिंग अल्टरनेटिव डायरेक्टरशिप अपॉइंट नहीं कर रहा हो, या फिर वो डायरेक्टर नहीं हो कंपनी का। ठीक है, और अगर अल्टरनेट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह पे आ रहा है, मतलब कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 3 महीने से ज्यादा के लिए गया है, उसकी जगह पर मैं अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो अल्टरनेट डायरेक्टर को भी इंडिपेंडेंस की वो क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, मतलब उसको भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन पे आना पड़ेगा। अब पावर टू अपॉइंट, बोर्ड अपॉइंट कर सकती है अल्टरनेट डायरेक्टर को, वो अगर अकेले कब? जब उसके पास आर्टिकल से ऑथराइज हो या फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया गया हो जनरल मीटिंग में। जो राइट है अपॉइंट करने का वो बोर्ड के पास है सिर्फ, है ना। ओरिजिनल डायरेक्टर के पास कोई राइट नहीं है, जो जा रहा है वो कहते नहीं जा सकता कि भाई मेरी जगह अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर लेना या कर दो। सिर्फ बोर्ड ही अपॉइंट कर सकती है। मेंबर्स के पास भी राइट नहीं है, वो सिर्फ हाँ बोल सकते हैं अपॉइंट करने के लिए, वो नहीं बोल सकते कि चलो चलो अपन डायरेक्टर अपॉइंट करें। ऐसा अपॉइंटमेंट के लिए मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है? क्या कहते हैं कि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ बोर्ड मीटिंग के रेजोल्यूशन से ही पास अपॉइंट करना है इसको, तो फिर रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से भी उसे अपन अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है ना, अपन इसमें रेजोल्यूशन भेज देते हैं, डायरेक्टर्स लोग साइन करके वापस भेज देते हैं कंपनी में, तो सबको फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अल्टरनेट डायरेक्टर का क्या रहता है? टर्म रहता है, ओरिजिनल डायरेक्टर कौन हो गया? जिसकी जगह पे अपना अल्टरनेट डायरेक्टर आया, तो जितना टेन्योर ओरिजिनल डायरेक्टर का था वही टेन्योर अल्टरनेट डायरेक्टर का रहेगा। ठीक है, और जैसे ही ओरिजिनल डायरेक्टर आ जाएगा तो अल्टरनेट डायरेक्टर अपना ऑफिस वैकेट कर देगा। और एक बात और, अगर ओरिजिनल डायरेक्टर का ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो सकता होगा तो अल्टरनेट डायरेक्टर पे के लिए वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, मतलब कि अल्टरनेट डायरेक्टर ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं। अब सेबी ने क्या बोला एक नोटिफिकेशन से कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए आप अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है ना, और अल्टरनेट डायरेक्टर को भी अपन नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप में काउंट करते हैं, ये अपन पढ़ेंगे आराम से नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, अब नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है कि सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स। अब सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है?
अभी अपन ने पढ़ा कन्फर द राइट, मतलब उसमें स्पेसिफिकली पावर देनी पड़ेगी। अब आपको नॉमिनी डायरेक्टर को रोकना है, नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट होने से रोकना है, तो आपको स्पेसिफिकली आर्टिकल्स में लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो मतलब कि नॉमिनी डायरेक्टर करना, अपॉइंट करना इनहेरेंट राइट टाइप का है। आई बात समझ में? तब बोर्ड अपॉइंट कर सकती है किसी भी पर्सन को एज डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द इंस्टीट्यूशन इन पर्सन ऑफ द एनी लॉ, किसी लॉ के चलते, या फिर कोई एग्रीमेंट करा है, जैसे अपन बैंक लोन वगैरह लेते हैं ना, तो बड़ा सा लोन होता है तो बैंक कहती है हम अपने साइड से एक नॉमिनेटेड डायरेक्टर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करेंगे। या फिर अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह सकती है कि हम नॉमिनेटेड डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। ठीक है। अब प्रोफेशनल डायरेक्टर क्या होता है? प्रोफेशनल डायरेक्टर कोई डायरेक्टर नहीं होता, इसकी अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है। बस अगर कोई डायरेक्टर है जिसके पास एक स्पेसिफाइड सेट ऑफ स्किल्स है, ठीक है ना, और वो अपने किसमें है, अपॉइंटेड है अपने बोर्ड में, तो वो प्रोफेशनल डायरेक्टर हो जाएगा। ठीक है। अब इसकी तो कोई डेफिनेशन है ही नहीं, तो अपन क्या कह सकते हैं, लेकिन इसमें एग्जाम्पल दिया है कि एक पर्सन डॉक्टर था, उससे अपन ने डॉक्टर बना सकते हैं हॉस्पिटल कंपनी का। ठीक है ना, सिंपल सी बात। अब अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी। अब कैजुअल वैकेंसी क्या होता है कि भाई अगर कोई डायरेक्टर अपॉइंटेड था जनरल मीटिंग से और वो वैकेट करता है अपना ऑफिस, है ना, ये कहते हैं नॉर्मली, मतलब कि अपने जो उसका ऑफिस वेकेशन का टाइम था, टेन्योर होता है उससे पहले वैकेट करता है, जो फिर जो कैजुअल वैकेंसी होगी उसे अपन फिल करेंगे। कौन फिल करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सब्जेक्ट टू एनी रेगुलेशन इन आर्टिकल्स। मतलब आर्टिकल्स में कुछ अलग नहीं बोला, आर्टिकल्स में बोला है कि भैया वैकेशन भी हुआ तब भी अपन मीटिंग करके ही अपॉइंट करेंगे नया डायरेक्टर, तो आपको फिर मीटिंग करके ही अपॉइंट करना पड़ेगा। और अगर वैकेशन हो गया, कैजुअल वैकेंसी आ गई, है ना, और आर्टिकल में स्पेसिफिकली प्रोहिबिट नहीं करते, रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, तो उससे फिर बोर्ड अपॉइंट करेगी, एक डायरेक्टर अपॉइंट करेगी जो अगली वाली मीटिंग तक होल्ड करेगा वो पोजीशन। ये कहते हैं कि विच शैल सब्सिक्वेंटली अप्रूव्ड बाय द, है ना, ठीक है ना। क्या होगा कि आप आर्टिकल में अगर रोका नहीं है तो अपन कौन करेगा उसे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। और वो अपॉइंट कैसे करेंगे? आप बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया तो जो अगली मीटिंग होगी उसमें, जनरल मीटिंग में, मेंबर्स उस डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट अप्रूव करेंगे। ठीक है। और वो ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? जिसकी जगह पे वो आया था ना, है ना, जो ओरिजिनल डायरेक्टर था जिसकी जगह पे वो आया था, जिसकी वजह से कैजुअल वैकेंसी आई, तो वो डायरेक्टर जितना ऑफिस होल्ड करता उतना ही अपना ये कैजुअल वैकेंसी वाला होल्ड करेगा। ठीक है। और अगर जिसे बोर्ड और डायरेक्टर ने भी अपॉइंट करा कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए और उसने भी छोड़ दिया, तो फिर उसकी जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई भी अलग से डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता। मतलब 2 बार कैजुअल वैकेंसी फिल नहीं कर सकते आप, फिर आपको फिर क्या करना पड़ेगा? जनरल मीटिंग में ही जाना पड़ेगा। तो ये हो गए आपके 15 टाइप के डायरेक्टर्स। आई होप आपको समझ में आए हो। नेक्स्ट लेक्चर में आप, एक तो हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सारा देखना है, उसके क्या क्या प्रोविजन है हम वो कवर करेंगे, और उसके बाद हम ये रिटायर बाय रोटेशन वगैरह ये सब देखेंगे, नंबर डायरेक्टरशिप वगैरह। आप कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिससे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए कि क्या कैसे होने वाला है। थैंक यू।